अगर आपको बीएफएम की ये पीडीएफ फाइल चाहिए 820 पेजेस वाली और इसके आप कंटेंट्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये 820 पेजेस की फाइल हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आपको अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है iibf.info/app पर जाकर के एंड अगर आप iOS यूजर है यूज द ORG कोड GEGKT। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड फर्दर यू कैन गेट दिस फाइल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको ये कंप्लीट फाइल मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 2459 क्वेश्चंस एंड कंप्लीट कवरेज रहने वाला है फ्रॉम मॉड्यूल ए टू मॉड्यूल डी। एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। तो सबसे पहला जो हम मॉड्यूल कवर करने वाले हैं मॉड्यूल ए है, दैट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल बैंकिंग। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो टोटल इससे 10 कैटेगरीज हैं एंड टोटल 175 क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चंस आर देयर जिनको हम कवर करने वाले हैं अंडर द मॉड्यूल ए। और सिर्फ मॉड्यूल ए नहीं, हम मॉड्यूल ए बी सी डी टोटल चारों मॉड्यूल जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, की फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं है, जैसे मान लो कि यूएसडी, यूरो, जीबीपी, सिर्फ ये नहीं होता। अब थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, तो इसमें फॉरेन करेंसी भी शामिल है। जो फॉरेन करेंसी आपने डिपॉजिट्स में, क्रेडिट्स में, बैलेंसेस में पे करनी है, या जो ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो सब चीजें शामिल है। मान लो आपके पास 1000 यूएसडी है, तो डेफिनेटली ये तो फॉरेन एक्सचेंज है। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी है जो इंडिया में इश्यू हुआ है और उसका पेमेंट यूएस डॉलर्स में होना है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आएगा। और इसी तरह से मान लो कोई ड्राफ्ट आईएनआर में बना हुआ है लेकिन उसका अल्टीमेट सेटलमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में होना है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा ही माना जाएगा। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट्स रिलेटेड टू कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सेकंड वन इट्स अबाउट द लेवरेज रेशियो। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस ना करना। एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला होता है लेवरेज रेशियो का। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, उसके बाद आपको मतलब समझा। जैसे जो आपके पास टीयर 1 कैपिटल है, अगर आप टीयर 1 कैपिटल के बारे में भी नहीं जानते, नो इश्यूज इन दैट। तो टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोजर, जो भी आपने एक्सपोजर ले रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो बैंक जो होता है ना, इसके पास मल्टीपल तरह की कैपिटल होती है, दो ही तरह की होती है वैसे। एक होती है टीयर 1 कैपिटल या होती है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल वो होती है जो काफी ज्यादा लिक्विड कैपिटल होती है, यानी कि आप आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो टीयर 2 कैपिटल होती है ये इतनी लिक्विड कैपिटल नहीं होती। यानी कि अगर बैंक्स को लॉसेस होते हैं तो उसमें एब्जॉर्ब कौन सी कैपिटल ज्यादा बेटर वे में करेगी, डेफिनेटली जो टीयर 1 कैपिटल है वो ज्यादा बेटर वे में एब्जॉर्ब करेगी लॉसेस को। तो हम जब भी कोई रिस्क लेते हैं, बीइंग अ बैंक, जब भी कोई रिस्क लेते हैं तो एज पर द बेसल गाइडलाइंस वी आर टू मेंटेन द कैपिटल। अब उसमें टीयर 1 कैपिटल की कंपोजिशन भी होती है और टीयर 2 कैपिटल की कंपोजिशन भी होती है। तो लेवरेज रेशियो उसी चीज से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है हमारे लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए, और हमारे पास बेसिक हम कितना एक्सपोजर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपोजर मतलब कि मैंने कितना लेट से लोन इशू किया या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज इशू करी, तो वो मेरा एक्सपोजर काउंट होगा। ठीक है, तो लेवरेज रेशियो जो है वो बेसल 3 का नॉन रिस्क बेस्ड एक सेफ्टी मेजर है। ठीक है, नॉन रिस्क बेस्ड सेफ्टी मेजर होता है जो आपको ये बताता है कि आपके पास टोटल कितना रिस्क अवेलेबल है। अब इसका बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, मान लो कि बैंक के पास कैपिटल कम है, लेकिन मान लो कि उसने बहुत ज्यादा लोन दे दिए, बहुत ज्यादा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी या को एक्सेप्टेंस उनको इशू कर दिया। अब अगर वो एक्सपोजर खराब हो जाते हैं तो डेफिनेटली बैंक की जो छोटी कैपिटल है वो तो खत्म हो जाएगी। तो लेवरेज रेशियो बेसिकली बैंक से कहता है कि अपनी कैपिटल के मुकाबले जरूरत से ज्यादा बोरोइंग या फिर जो एक्सपोजर है उसको ना बढ़ाओ। एंड बेसल 3 का जो मिनिमम लेवरेज रेशियो वो कितना है, दैट इज 3%। तो जो मिनिमम लेवरेज रेशियो है एज पर द बेसल 3 वो कितना है, 3% का है। इसका फॉर्मूला क्या है, टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोजर एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे मान लो कि बैंक का टीयर 1 कैपिटल है 4400 करोड़ का, लेट्स अज्यूम कि 400 करोड़ का टीयर 1 कैपिटल है और एक्सपोजर जो है वो है 10,000 करोड़ का। तो अब यहां पर अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना बन गया, इट केम आउट टू बी 4%, जो कि हमारे रिक्वायर्ड परसेंटेज से डेफिनेटली ज्यादा है। तो एक्सपोजर ज्यादा हो गया, तो ये एक चेतावनी बन जाएगी कि भाई तुमने ज्यादा एक्सपोजर ले लिया है, तुम्हें अपना या तो एक्सपोजर कम करना पड़ेगा या फिर तुम्हें ज्यादा कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब ये भी बेसिकली हमारा लेवरेज रेशियो से रिलेटेड है पार्ट, कि आपके करंट बैंकिंग सिस्टम में जो लेवरेज रेशियो है, राइट,
द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट अ लेवरेज रेशियो ऑफ मोर देन 4.5%। तो आरबीआई ने फिलहाल के लिए जो लेवरेज रेशियो है उसे 4% इशू कर दिया। बेसल 3 क्या कहता है, बीसीबीएस कहता है कि कम से कम 3% लेवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आरबीआई ने फाइनली इसको इनिशियली इसको किसके ऊपर फिक्स किया है, 4% के ऊपर फिक्स कर दिया है। क्लियर। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे, एंड इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लेवरेज रेशियो जो है वो इंडिया में 4% है वो तो डीएसआईबीस। कौन से बैंक्स के लिए, डीएसआईबीस, जैसे जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं ना उनके लिए 4% है, लेकिन जो दूसरे बैंक्स हैं उनके लिए 3.5% है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बेसल कहता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बेसल कहता है कितना चाहिए, 3% चाहिए। और जो डीएसआईबीस है इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, उनके लिए है ये 4% है। और जो बाकी इंडियन बैंक्स है, अदर इंडियन बैंक्स, उनके लिए कितना है, फॉर देम इट इज 3.5%। एंड जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, एसएफबीस जो है, उनके लिए 4.5% है, फॉर देम इट इज 4.5। ओके चलिए अभी चलते हैं आगे। इट्स अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। क्या होती है, अब ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें करेंसी के जो फंड्स हैं वो दूसरी करेंसी के फंड से एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कि ए पर्सन कहता है दैट आई वांट टू बाय 5000 यूएसडीज, मैं 5000 जो यूएसडी है उनको बाय करना चाहता हूं, तो एक्सचेंज हो रहा है ना, तो एक पर्सन बी से बाय कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। और यहां पर ना कॉट सिस्टम होता है, जैसे यहां पर कहा जाएगा 1 यूएसडी इज इक्वल टू 95 आईएनआर, तो ये सिंगल वे कोटेशन है, या तो ये बाय रेट होगा या ये सेलिंग रेट होगा। अच्छा इसी तरह से टू वे कोटेशन भी होता है, लाइक 1 यूएसडी इज इक्वल टू 95.67/76 आईएनआर। अब सेम कॉट में बाइंग रेट भी है, ये बाइंग रेट है जो इस साइड पर है, एंड 95.76 ये सेलिंग रेट हो जाए, एंड इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी स्प्रेड, उसको स्प्रेड कहा जाता है। नाउ इट्स रिलेटेड टू कि टेक्निकल रीजंस क्या होते हैं कि आपके एक्सचेंज रेट्स मूव करते हैं, बिकॉज एक्सचेंज रेट्स बहुत डायनेमिक होते हैं, 24/7 मूव करते रहते हैं, इवन एवरी सेकेंड दे डू मूव। आप अभी चेक करोगे प्राइस यूएसडी का कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद करोगे कुछ और होगा। तो टेक्निकल रीजन का मतलब होता है ऐसे मार्केट या रेगुलेटरी फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका करेंसी का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या, दैट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंट्रोल्स। तो अगर गवर्नमेंट किसी करेंसी की वैल्यू को आर्टिफिशियली कंट्रोल करती है, वो भी रीजन हो सकता है। सेकंड हो सकता है फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सचेंजेस, कैपिटल मूवमेंट से रिलेटेड। कैपिटल मूवमेंट का होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मनी या इन्वेस्टमेंट का आना जाना। तो ट्रांजैक्शन वाइज भी देखें ना, दो तरह की ट्रांजैक्शन, एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे आप रूटीन में जो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, आपने बाहर घूमने जाना है, मेडिकल के लिए पैसे बाहर भेजने हैं, फैमिली मेंटेनेंस के लिए भेजने हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, वो सभी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके साथ इंडिया में रहने वाले पर्सन के एसेट लाइबिलिटीज बाहर की कंट्री में चेंज हो जाए, या बाहर की कंट्री के जो एसेट लाइबिलिटीज हैं इंडिया में वो चेंज हो जाए, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, वी से टू बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, उसी से आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझा रहा हूं। कैपिटल मूवमेंट का मतलब होता है कि लेट्स से फॉरेन इन्वेस्टर फ्रीली पैसा ले जाए बाहर की कंट्री में, तो कैपिटल मूवमेंट है। जैसे मान लो कि आपने ईसीबी लिया बाहर की कंट्री से, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ली, तो वो कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मान लो कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होगा, दे आर टू बाय द आईएनआर, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आईएनआर परचेज करना पड़ेगा ना। तो अगर इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और लेट्स से यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, इनके बीच में डिफरेंशियल कितना है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कहते हैं, 2%। अभी 2% कमाने के लिए लोग यूएसडी को क्या कर देंगे, सेल करेंगे, एंड दे विल बी बाइंग द आईएनआर। अब आईएनआर की जो डिमांड है वो तो बढ़ गई। अब जब आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसके साथ जो हमारी करेंसी है इट विल एप्रिशिएट, वो एप्रिशिएट है, राइट। तो उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए आयना खरीदना पड़ेगा, आयना की डिमांड बढ़ेगी, रूपी स्ट्रेंथन होगा। लेकिन मान लो कि अगर अचानक से इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आयनआर को सेल करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने फिर से यूएसडी को बाय करना शुरू कर दिया, तो रूपी क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, राइट। तो ये टेक्निकल रीजन होते हैं, दीज आर द टेक्निकल रीजंस। फिर पार्ट आता है रिलेटेड टू स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। जैसे आप स्टॉक मार्केट के चार्ट के आगे खड़े हो, आपको लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाए, आप बेसिकली प्राइस ऊपर जाएगा, आप ये सोच करके अपनी पोजीशन अटेन कर लेते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब उसको तो क्या कहते हैं, बेसिकली हम नॉर्मल ट्रेड कहते हैं, जब आपने कम प्राइस पर खरीदा, ज्यादा पर बेच दिया। अच्छा, जब हम ज्यादा पर खरीदते हैं एंड कम पर बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं, वी से टू बी शॉर्ट सेलिंग, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, वो भी होता है। ठीक है,
तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप फ्यूचर में करेंसी किस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर या तो उसको खरीदते हो या उसको बेचते हो, उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द स्पेकुलेशन, उसको स्पेकुलेशन कहा जाता है। क्लियर, सिंपल सा फंडा एक तो ये हो गया। सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू कि स्पेकुलेशन जो होती है वो मार्केट की डेप्थ को इंक्रीज कर, ये बेसिकली मार्केट में मूवमेंट्स और ज्यादा बढ़ाती है, यानी कि मार्केट की जो डेप्थ होती है उसको इंक्रीज करती है। एंड मोर ओवर मोर लिक्विडिटी कम्स इन द मार्केट, बिकॉज ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो ज्यादा लिक्विडिटी होगी। एंड लेकिन फर्दर क्या होता है कि आपको इंटेंसिव चीज मिलती है, लेकिन हाँ नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस भी होती है बहुत ज्यादा इससे, कि एक कंटेजियस इफेक्ट भी हो सकता है। लेट्स से कि एक पर्सन ने मूवमेंट लेके आया, ज्यादा बड़ा ट्रेड कर दिया, ठीक है, अब मार्केट एकदम से मूवमेंट पे आ गई एंड लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया, रैली शुरू हो गई, बट जैसे इसने पैसा निकाला एकदम से मार्केट फिर से क्रैश। तो दिस कुड आल्सो भी देख, जिसको पंप एंड डंप कहते हैं, बहुत बार पहले होता था, अब खैर सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है, बट स्टिल अलग अलग तरीके से ये चीजें होती हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू व्हाट इज रेडी और कैश सेटलमेंट। अब अगर तो सेटलमेंट हो जाए सेम डे के ऊपर, जैसे मान लो कि आज के दिन में ट्रेड किया और आज के दिन में सेटलमेंट हो गई, तो उसको हम कहते हैं रेडी सेटलमेंट या फिर कैश सेटलमेंट कहते हैं। तो जिस दिन आपकी फॉरेन एक्सचेंज डील हुई उसी दिन करेंसीज का एक्चुअल डिलीवरी भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, दैट विल बी रिलेटेड टू द रेडी और कैश सेटलमेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने आज ट्रेड किया, 1 यूएसडी वाज इक्वल टू लेट्स से 93.5, आपने ट्रेड किया, आज ही सेटलमेंट हो, तो ये हो गया आपका रेडी रेट या कैश रेट। इसको हम टी प्लस जीरो के साथ रिप्रेजेंट कर, वाई जीरो बिकॉज आज ही हो रहा है सब कुछ, तो उसको टी प्लस जीरो कर देते हैं। एंड फर्दर इसी तरह से हमारे पास होता है रिलेटेड टू द टोम सेटलमेंट। अब टॉम सेटलमेंट टी प्लस वन डे बेसिस पर सेटलमेंट हो, टी प्लस वन डे, यानी कि आज ट्रांजेक्शन हुई 21 को ट्रांजेक्शन हुई, तो लेट से 22 को सेटलमेंट हो जाएगी, तो डेट विल बी टी प्लस वन बेसिस, यानी कि एक दिन का गैप पड़ गया ना, तो उसको हम कहते हैं टॉम सेटलमेंट कहते हैं। राइट, जो सबसे ज्यादा कॉमन सेटलमेंट तरीका यूज होता है ना, दैट्स रिलेटेड टू द स्पॉट सेटलमेंट। अब स्पॉट सेटलमेंट में क्या होता है, इन केस ऑफ स्पॉट सेटलमेंट देर इज टी प्लस 2 days बेसिस सेटलमेंट, यानी कि ट्रांजेक्शन हुई 21 को, तो सेटलमेंट 22 को नहीं होगी, सेटलमेंट विल बी ऑन 23, बट मेक श्योर कि दोनों सेंटर्स में ये 22 एंड 23 वर्किंग होने चाहिए। अदरवाइज मान लो कि 22 का सैटरडे आ गया, 23 का बेसिकली आपके पास संडे आ गया, तो ये तो नॉन वर्किंग डे हो गए, तो 24 को भी नहीं होगी, 25 को सेटलमेंट होगी, एंड देन इट विल बी सेट टू बी द स्पॉट सेट। गेटिंग इट? तो बीच वाले जो दिन आ रहा है, बीच वाला जो दिन आ रहा है एंड जिस दिन सेटलमेंट होनी है, वो दोनों दिन दोनों सेंटर्स में वर्किंग होने चाहिए। सेम चीज यहां पर टॉम के केस में भी होती है। लेट से 21 को डील हुई, अब टॉम सेटलमेंट थी टी प्लस वन डेज पे सर होनी थी, लेकिन बीच में आ गई छुट्टी, बीच में आ गई छुट्टी, अब 22 की हॉलीडे होगी मान लो, तो ये तो बन गया हॉलीडे, तो हॉलीडे वाले दिन तो सेटलमेंट नहीं हो सकती, तो 23 को सेटलमेंट होगी। तब ये नहीं कह देना कि ये स्पॉट सेटलमेंट होगी, नो, ध्यान रखना कि वो चीजें दोनों में आपकी क्या होनी चाहिए, दो शुड बी वर्केबल इन बोथ, दोनों केसेस में वर्केबल। तो मैंने आपको स्पॉट भी समझा दिया। अब स्पॉट के केस में ज्यादातर क्या होता है कि आपकी जितनी भी यूएस डीलिंग्स होती हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, वो सभी स्पॉट बेसिस के ऊपर, दोज ऑल आर ऑन द स्पॉट बेसिस। एंड ये यही कारण है कि स्पॉट ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस होती हैं, दीज आर वेरी मच वॉल्यूमिनस, राइट, ये वॉल्यूमिनस। फिर अगला क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू फॉरवर्ड डिलीवरी के। अब जब सेटलमेंट टी प्लस 2 days से ज्यादा में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी फॉरवर्ड डिलीवरी, यानी कि अब आप सेम डे पर सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, उससे अगले दिन सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हो, उससे अगले दिन नहीं कर रहे हो, उसके बाद कर रहे हो, टी प्लस 2 days के बाद कर रहे हो, तो उसको हम फॉरवर्ड डिलीवरी कहते हैं। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डील आज फिक्स होगी, लेकिन जो करेंसीज है उनकी एक्चुअल सेटलमेंट स्पोर्ट डेट के बाद किसी फ्यूचर डेट पर होगी। तो सिंपल चीज है कि आज डेट में ये चीज तय हो जाएगी कि कौन सी करेंसी बाय सेल होगी, कितना अमाउंट होगा, किस एक्सचेंज रेट के ऊपर होगा, वो हम आज ही डिसाइड कर लेंगे। एंड ये जो फॉरवर्ड डिलीवरी होती है ना, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक डेरिवेटिव है, जो कि एक डेरिवेटिव है। एंड फर्दर इसमें क्या होता है, लेट्स से एक पर्सन है ए, ये गया बैंक के पास और बैंक के पास जाके कहता है मुझे 3 महीने के बाद यूएसडी चाहिए। अब आज का रेट चल रहा है, लेट्स से 1 यूएसडी इज इक्वल टू 95.67 आईएनआर, ये आज का रेट चल रहा है, यानी कि स्पॉट रेट है। अब ये स्पॉट रेट के बेस पर बैंक जो है अगला रेट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। उसमें 3 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड पीरियड। अब फॉरवर्ड पीरियड इस केस में कितना है, 3 महीने का है, प्लस स्पॉट रेट दूसरा फैक्टर है कि स्पॉट रेट कितना चल रहा है, प्लस तीसरा फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इन तीनों फैक्टर्स के बेस के ऊपर जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट होंगे एंड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट होगा, एंड बैंक फॉरवर्ड रेट दे देगा कि 3 महीने के बाद आपको लेट से 97.60 के ऊपर यूएसडी मिल जाएंगे। इसने एक परचेज करने थे 10,000 यूएसडी, कितने, 10,000 यूएसडी बाय करने थे, तो बैंक कहता है कि 97.60 के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अब पर्टिकुलर 3 महीने के बाद ये सेटलमेंट हो जाएगी। अब ये नहीं है
कि मार्केट में इसको बेनिफिट हो रहा था, लेट्स से मार्केट का रेट था 96 रुपीज, तो 96 रुपीज के ऊपर परचेज कर सकता है। नो, जो अग्रीमेंट हो गया उसी अग्रीमेंट के ऊपर सेटलमेंट होगी, उससे ये मुकर नहीं सकता, चाहे नफा हो नुकसान हो, ये इसे खुद ही डील करना पड़े। क्लियर? तो चार चीजें क्लियर हो गई हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू द कैश रेट, रेडी रेट, टर्म रेट, स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट, वो सब चीजें क्लियर हो गई हैं। दैट्स रिलेटेड टू द फॉरवर्ड डिलीवरी। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर बात आती है रिलेटेड टू व्हाट आर फैक्टर्स फॉर फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी। क्या कारण, कौन से फैक्टर्स है? तो तीन फैक्टर है मेजरली। वन इट इज रिलेटेड टू, मैंने आपको बताया स्पोर्ट प्राइस, क्योंकि ये फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड पॉइंट से रिलेटेड फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन के पेज पर भी बन जाता है। फॉरवर्ड पॉइंट से रिलेटेड फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? एक फैक्टर बताया था मैंने आपको स्पोर्ट रेट का, जो सबसे पहला फैक्टर है वो स्पोर्ट रेट है। दूसरा फैक्टर है फॉरवर्ड पीरियड का, दैट्स रिलेटेड टू फॉरवर्ड पीरियड। एंड तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से डिवाइडेड बाय क्या होगा? अब ये फॉरवर्ड पीरियड जो होता है ना, ये होता है आपका डेज में, तो आप इसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर। एंड इंटरेस्ट रेट होता है परसेंटेज में, तो आप 100 से डिवाइड करते हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मुला रिलेटेड। तो ये तीन फैक्टर्स है कि आज स्पोर्ट एक्सचेंज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यानी कि दोनों करेंसीज के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो कि आईएनआर के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, यूएसडी में इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, तो डिफरेंशियल कितना हुआ? 2। ठीक है, उस हिसाब से। एंड फॉरवर्ड पीरियड बेसिकली फ्यूचर टर्म या फॉरवर्ड पीरियड, इट कुड बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। जैसे 3 मंथ हुआ तो इट विल बी लाइक 90 डेज, तो 90 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन जो है वो कर पाओ। तो ये फैक्टर्स हैं लाइक जो बेसिकली फॉरवर्ड प्राइस को अफेक्ट करता है किसी और करेंसी के अगेंस्ट। तो अगर ये चीज पूछ ली जाए, फॉरवर्ड पॉइंट्स पूछ ली जाए, वन एंड द सेम। फिर बात आती है डायरेक्ट कॉट क्या होता है। अब कॉट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉट। अब डायरेक्ट कॉट के केस में जो फॉरेन करेंसी है ना, उसका 1 यूनिट क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। जैसे मैं अगर कहूं कि 1 यूएसडी, अब इसमें यूएसडी क्या है? फॉरेन करेंसी है। 1 यूएसडी इज इक्वल टू 95.60 आईएनआर, राइट? तो अब ये बेसिकली दिस इज अ डायरेक्ट कॉट। व्हाई डायरेक्ट कॉट? क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। जो वेरी करेगी, वेरिएबल करेंसी रहेगी, दैट विल बी द होम करेंसी। होम करेंसी विल बी द वेरिएबल। अब जो यूज होती है ना, वो डायरेक्ट कॉट यूज होता है, इनडायरेक्ट कॉट यूज नहीं होते हैं। एंड इसमें सिंपल सा फंडा होता है, बाय लो सेल हाई। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, देन वी से बाय लो, कम प्राइस पर खरीदो एंड ज्यादा पर बेच डालो, दैट इज इट। ये होता है डायरेक्ट कॉट, दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट कॉट। एंड जब ऑपोजिट हो जाए, जब मैं कहूँ कि 100 INR is equal to how many USDs, तो उसको क्या कहेंगे? We say to be the indirect, we say, we will say saying it to be the indirect, and further the rates are called direct। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोट कहते हैं। एंड साथ के साथ इनको होम करेंसी या फिर प्राइस कोटेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इनको होम करेंसी कॉट भी कहते हैं या फिर प्राइस कोटेशन भी कहा जाता है, प्राइस कोटेशन भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, इनडायरेक्ट कॉट क्या होते हैं? डायरेक्ट कॉट तो समझा दिया, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉट। अब इनडायरेक्ट कॉट के केस में क्या होता है? इट्स लाइक मैं कहूंगा कि 100 INR इज इक्वल टू 1.35 यूएसडी। मैं ये चीज बोल, यानी कि 100 INR मेरी होम करेंसी क्या होगी? होम करेंसी इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होगी। जो फॉरेन करेंसी है वो वेरिएबल बन गई, फॉरेन करेंसी वेरिएबल बन गई, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉट। लेकिन इनडायरेक्ट कॉट अब इस्तेमाल नहीं होते हैं, दोज आर नॉट इन यूज। एंड साथ में ध्यान रखना कि अगर मुझे इनडायरेक्ट कॉट में प्रॉफिट कमाना है, देन बाय हाई सेल लो, यानी कि 100 रुपए में जितने ज्यादा यूएसडी आएंगे उतने ज्यादा बाय कर लो, 100 रुपए में जितने कम बिकेंगे उतने कम बेच डालो, तब आपको प्रॉफिट हो। क्लियर? दैट्स अबाउट द डायरेक्ट कॉट एंड द इनडायरेक्ट। ओके, फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू बिड रेट एंड ऑफर रेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द बिड रेट्स एंड ऑफर रेट? देखो, दो तरह के रेट है, एक होता है बाय रेट और एक होता है सेल रेट। बिड रेट क्या होता है? बिड रेट इज बेसिकली द बाइंग रेट। व्हेन आई से बिड रेट, इट मींस हम बाइंग रेट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड जब हम ऑफर रेट की बात करें, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिंग रेट। किस रेट के ऊपर बैंक रेडी है सेल करने के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो जिस रेट के ऊपर बैंक या डीलर बाय करने को रेडी, दैट इज अ बिड रेट। जिस रेट के ऊपर बैंक या डीलर सेल करने को रेडी, दैट इज सेड टू बी द ऑफर रेट, उसको ऑफर रेट कहा जाता है। क्लियर? तो मैंने आपको टू वे कोटेशन बताया था। लेट्स से जैसे USD 1 इज इक्वल टू INR 86.40/50, ये रेट दिया गया। अच्छा, इसमें फटाफट से बताओ कि बाइंग रेट कौन सा है और सेलिंग रेट कौन सा है। विच वन इज द बाइंग रेट एंड विच वन इज द सेलिंग? डेफिनेटली जो 86.40 है, मैंने जैसे बताया था, वो मेरा बाइंग रेट, दिस इज द बाइंग रेट। तो बाइंग रेट यानी कि बिड रेट, दैट इज 86.40, और सेलिंग रेट यानी कि ऑफर रेट, दैट इज 86.5। क्लियर है? तो बैंक हमेशा क्या करेगा? लोअर रेट के ऊपर बाय करेगा और हायर रेट के ऊपर सेल करेगा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है
इन दोनों का डिफरेंस है, जो 0.10 का डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? वी से इट बी स्प्रेड। इसको स्प्रेड कहा जाता है, दैट विल बी द स्प्रेड। तो बैंक बाइज लो एंड सेल्स हाई, ओके। एंड फर्दर, अगर मेरे पास सेलिंग रेट इज ग्रेटर देन बाइंग रेट है, फॉरवर्ड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर बाइंग रेट, सेलिंग रेट ज्यादा है बाइंग रेट से, देन वी से द करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम फ्यूचर में। एंड फर्दर, इफ सेलिंग इज लेसर देन बाइंग, वी से द करेंसी इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। अगर करेंसी ज्यादा में अवेलेबल है तो प्रीमियम कहेंगे, कम में अवेलेबल है तो डिस्काउंट बोल। तो बीएफएम का कंप्लीट जो क्रैश कोर्स है दैट इज अवेलेबल। अब उसमें आपको कंसेप्चुअल वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, न्यूमेरिकल, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। तो जल्दी से जल्दी उसको एनरोल कर लो। एंड अभी के लिए हमारा एक ऑफर चल रहा है दैट इज तिरंगा। तो एक बहुत बेहतरीन ऑफर है तिरंगा, आप उस ऑफर को एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा सभी कॉम्बो कोर्सेज के। तो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपरेशंस राइट अवे। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट द चेन रूल। नाउ व्हाट इज चेन रूल? जैसे मान लो कि आपके पास यूएसडी टू यूरो का रेट अवेलेबल है, आपके पास यूरो टू आईएनआर का रेट अवेलेबल है, बट डायरेक्ट कॉट अवेलेबल नहीं, है यूएसडी टू आईएनआर। कैसे कैलकुलेट करोगे? चेन रूल के थ्रू वी कैन बी कैलकुलेटिंग। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। इसको क्रॉस रेट कैलकुलेशन भी कहते हैं, इसको चेन रूल भी कहते हैं, वट एवर यू फील इट लाइक, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो जब आप क्रॉस रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हो उसके थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 आईएनआर, ये चीज दी गई है, सॉरी 1.10 यूएसडी काउंट करो। एंड फिर आपको दिया गया 1 यूएसडी इज इक्वल टू 95.37 आईएनआर, ये चीज आपको दी। क्लियर? अब ये बेसिकली क्या है? यूरो टू, दिस इज यूरो टू यूएसडी रेट, और ये है यूएसडी टू आईएनआर रेट 95.37। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन कि मुझे कैलकुलेट करना है यूरो टू आईएनआर का रेट कैलकुलेट। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं डायरेक्टली यहां पर, तो मेरे पास यूरो टू आईएनआर आ जाएगा, बिकॉज यूएसडी कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली वही चीज करने वाला है। सो इट विल बी लाइक यूरो डिवाइड बाय यूएसडी। तो राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट से यूरो डिवाइड बाय यूएसडी एंड यूएसडी डिवाइड बाय आईएनआर, ये चीज होगी। एंड इज इक्वल टू व्हाट? 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 95.37। तो ये यूएसडी कैंसिल हो गया। तो यूरो टू जो मेरे पास आईएनआर का रेट आया दैट इज 1.1 multiplied by 95.37, that is equal to 104.907. क्लियर है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ चेन रूल मेथड, दिस इज अ चेन रूल मेथड, बिकॉज कई बार कई करेंसीज का डायरेक्ट कॉट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो चेन रूल का इस्तेमाल किया जाता है सो एज टू कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड होता है दैट इज अ चेन रूल। और चेन रूल से निकला हुआ जो रिजल्ट होता है उसको हम क्रॉस रेट कहते हैं। तो जो रिजल्ट आया ये यूरो टू आईएनआर का, दैट इज अ क्रॉस रेट, ये क्रॉस रेट है। और जो मेथड यूज किया दैट इज अ चेन रूल, उसको क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट्स रिलेटेड टू वैल्यू डेट। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर ही नहीं होती, वैल्यू डेट क्या है। इवन तो बोलने को समझते रहते हैं कि वैल्यू डेट क्या है, सेटलमेंट डेट क्या है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, बट दे आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये समझते हैं जल्दी से। देखो, वैल्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन किसी पेमेंट, फंड ट्रांसफर या फिर जो अकाउंट एंट्री होती है ना, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट एक्चुअल में इफेक्टिव माना जाता है। यानी कि उसी डेट से जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो। तो मान लो कि फॉरेक्स डील हुई आपकी मंडे को, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि फॉरेक्स डील हुई किस दिन? मंडे को हुई, लेकिन उसका सेटलमेंट जो हुआ वो हुआ वेंसडे। वो किस दिन हुआ? सेटलमेंट हुआ वेंसडे। तो ये जो डील डेट है, वी कैन से कि ये जो डील डेट है वो है मंडे की, और ये जो वैल्यू डेट है, द वैल्यू डेट दैट वी आर हैविंग दैट्स बेसिकली ऑन वेंसडे, वो वेंसडे, क्योंकि एक्चुअल करेंसी या पेमेंट के ऊपर जो सेटलमेंट है वो वेंसडे से इफेक्टिव होगा। अब आपको इंटरेस्ट इस दिन से मिलना स्टार्ट, क्लियर है? तो दैट्स द वैल्यू डेट। तो इफेक्टिव सेटलमेंट डेट प्लस जो इंटरेस्ट इफेक्ट डेट होती है वो वैल्यू डेट से स्टार्ट हो। तो ट्रांजैक्शन डेट इज द वन जिस दिन आपकी डील हुई है, और वैल्यू डेट यानी कि जिस दिन एक्चुअल में जो पैसा है, जो करेंसी है वो इफेक्टिव हुई है, दैट इज द वैल्यू डेट। फिर बात आती है रिलेटेड टू आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज इज काइंड ऑफ सीन जिसमें ना आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल मार्केट्स में पोजीशन अटेन करते हो। लेट्स से डिफरेंट मार्केट्स है, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3, आप इसमें अपनी पोजीशन अटेन करते हो सो एज टू एक्सप्लॉइट द मार्केट चेंजेस। अब एकदम से चेंजेस मार्केट में नहीं होते, हालांकि आज की डेट में तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो बहुत चेंजेस जल्दी से हो जाता है, एंड इन चीजों में डिस्क्रिपेंसी को फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट है। बट पहले के सिस्टम में क्या होता था कि चेंजेस धीरे धीरे होते थे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट करती थी, राइट? तो तब क्या होता था कि ये पर्सन बैठा डीलर, तो ये मल्टीपल मार्केट्स में अपनी पोजीशन मेंटेन करता था, एंड मार्केट के जो टाइमिंग डिफरेंसेस होते थे हल्के फुल्के से,
जो उसमें एरर होता था उसकी वजह से ये प्रॉफिट कमाता था, इसको हम कहते थे आर्बिट्रेज। वी यूज्ड टू से इट टू बी द आर्बिट्रेज। द नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम। इट्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम। सो एक्चुअल में ना एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है जहां पर ना फॉरेन एक्सचेंज की जो बाइंग है, सेलिंग है, फंडिंग है, पोजिशनिंग रिक्वायरमेंट्स है, उन सभी एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम। ठीक है, तो वी कैन से कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम है ना, दिस इज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। ये अलग से एक प्रॉफिट सेंटर है जो बैंक के लिए अपनी पोजीशन अटेन करता है, बैंक के कस्टमर्स के लिए पोजीशन अटेन करता है। तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हो, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को बाय करना है, सेल करना है, वो भी देखते हो। करेंसी एसेट्स को मैनेज भी किया जाता है, करेंसी लाइबिलिटीज को मैनेज करते हो। नोस्ट्रो अकाउंट्स में कितने फंड्स हैं, कितने फंड्स चाहिए, उनको मैनेज करने का काम वो भी इनसे रिलेटेड होता है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने का काम भी इनसे रिलेटेड होता है, यानी कि बैंक अपनी खुद की पोजीशन मेंटेन करना चाहता है। तो डीलिंग रूम क्या है, एक काइंड ऑफ प्रॉफिट सेंटर है जिसका अलग से ये प्रॉफिट कमा करके अपना देता है। तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, ट्रेजरी ऑपरेशंस, ट्रेडिंग, इनसे रिलेटेड जो है पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप किस तरह से याद कर सकते हो, यू कैन बी सेइंग कॉल नो पर्सन, कॉल नो पर्सन, CALNP। तो C इज बेसिकली फॉर व्हाट, कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे हो। ए इज बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज के एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एंड फर्दर नोस्ट्रो फंड्स मैनेजमेंट है, एंड इट्स काइंड ऑफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, राइट। तो ये आप याद कर सकते हो कि ये क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एंड इसमें 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फ्रंट रूम, बैक रूम, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एंड मिड ऑफिस, राइट। तो उनके बारे में बात। नेक्स्ट इट से कि बैंक, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एक्टिविटी। अब इंटीग्रेटेड जब ट्रेजरी एक्टिविटी की बात करते हैं ना, इट्स लाइक कि बैंक्स को ना, बैंक्स के पास जितने भी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज हैं उनके ऊपर स्टैट्यूटरी गाइडेंस के तहत बैंक इज टू मेंटेन द CRR, SLR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी मेंटेन करना है, प्लस फंडिंग मैनेजमेंट भी करनी है, प्लस अगर करेंसी मैनेजमेंट है, फॉरेन करेंसी है, उसकी मैनेजमेंट भी करनी है। एंड इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है, पोजीशनिंग है, लेट्स से आपने मनी मार्केट से बोरो करना है, यानी कि ये सभी फंक्शंस किसके होते हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द ट्रेजरी। ये ट्रेजरी से रिलेटेड ऑफिस सभी फंक्शंस हैं। एंड जब मैं इन फंक्शंस को सभी को इकट्ठा मिला देता हूं, वी से इट टू बी द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कहते हैं। अब उसमें 3 ऑफिस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट ऑफिस एंड मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस जो होता है ना, दैट इज अ डीलिंग रूम, यानी कि जैसे आप ब्रांच की तरह समझ लो, इट्स अ डीलिंग रूम जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस में एंटर करेगा। तो यहाँ पर डीलर्स जो होते हैं वो फॉरेन करेंसीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट पोजीशंस अटेन करेंगे। ठीक है, कस्टमर की जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स है उनको हैंडल करेंगे। तो फ्रंट ऑफिस जो होता है वो डील करता है। एंड फिर आता है मिड ऑफिस। मिड ऑफिस इज रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट। किससे रिलेटेड होता है ये, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। अब मिड ऑफिस का काम होता है कि फ्रंट ऑफिस ने जो रिस्क लिए हैं उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, कि डीलर के जो रिस्क एक्सपोजर थे उसको आप देखोगे, जो रिस्क पैरामीटर्स डिजाइन किए गए हैं, लिमिट्स बनाई गई हैं, जैसे ओवरनाइट लिमिट, डे लाइट लिमिट, कंट्री लिमिट, काउंटर पार्टी लिमिट, डील साइज लिमिट, या फिर स्टॉप लॉस लिमिट, उन सभी लिमिट्स को चेक करोगे। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस जो होती हैं वो ऑपरेशंस का रिस्क देखता है। क्या देखता है, रिस्क देखता है। एंड डीलर्स के जो रिस्क होते हैं उनको इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, चेक। तो मिड ऑफिस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन। एंड फिर थर्ड होता है बैक ऑफिस। थर्ड वन, इट्स अ बैक ऑफिस, जिसका काम क्या होता है, ये चेक करेगा सेटलमेंट्स को, ये प्रॉपर रिकंसिलिएशन करता है, अकाउंटिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है। तो डील को प्रोसेस करना, एक्चुअल जो उसके वाउचर थे, स्लिप थी, उससे मैच करना, रिकंसिलिएशन करना, वो सारा काम इसका है। जैसे मान लो कि फ्रंट ऑफिस ने यूएसडी बाय किया, अब यूएसडी रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, उसकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई, उसकी अकाउंटिंग सही हुई कि नहीं हुई, नोस्ट्रो एंट्री हुई कि नहीं हुई, ये सब काम किसका होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू द बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस डील करता है। ठीक है, जैसे मान लो यूएसडी परचेज किए तो किसका काम है, वो काम है फ्रंट ऑफिस का। मिड ऑफिस चेक करेगा कि डीलर ने ऑथराइज्ड रिस्क जो थी उस लिमिट के अंदर अंदर ही ट्रांजैक्शन करी है नहीं करी है। बैक ऑफिस पेमेंट को, रिसीट को, अकाउंटिंग को, रिकंसिलिएशन को, उसको ध्यान में रखें। क्लियर। तो फ्रंट ऑफिस डील करता है, मिड ऑफिस रिस्क एंड बैक ऑफिस सेटलमेंट। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जो ऑपरेशंस में रिस्क आता है, सिस्टम की वजह से रिस्क आ सकता है, प्रोसेसेस की वजह से रिस्क आ सकता है, ह्यूमन एरर या फ्रॉड्स की वजह से रिस्क आ सकता है, या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से रिस्क आ सकता है। मान लो आपका सर्वर क्रैश हो जाए, मान लो आपको डील कर रहे थे, इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है, वो क्या है, दोज आर द ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते और इसको हम निग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। सो इट कुड बी रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट, या जो फेल्ड आपके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, पीपल हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है, या फिर इवन एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से जो फेलियर है
उसकी वजह से भी जो रिस्क होता है दैट इज सेड टू बी द ऑपरेशनल रिस्क। क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है पूरा का पूरा। बीएफएम से रिलेटेड पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आपको सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है विच इज अवेलेबल फॉर द एंड्रॉइड एज वेल एज आईओएस, एंड साथ ही साथ इवन आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सो द लिंक फॉर एप्लीकेशन इज iibf.info/app, एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी माई इंस्टीट्यूट ऐप, एंड यू आर टू एंटर द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video.